हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ना तो करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक करा रही हूँ और ना ही हिस्ट्री से रिलेटेड करा रही हूँ, बल्कि एक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आप लोगों को एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में होगा। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को भारत के जो प्रमुख विश्व विरासत स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में कराया था, उसी तरीके से अब कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाया करूँगी। तो अगर आप लोग इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और इस तरीके के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, जो आप लोग मतलब चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियोस लेके आऊँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मेरे माइंड में जितना आ रहा है मैं उस अकॉर्डिंग वीडियोस जो है वो लेके आ रही हूँ। बाकी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं किस टाइप के किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया करूँ। तो आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगी जो वन्य जीव संरक्षण होते हैं तो उनके कौन कौन से उपाय होते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो भी वन्य जीवों के संरक्षण के प्रमुख उपायों में से ही हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में देखेंगे। तो उसी का एक जो पार्ट है वो हमें राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है, तो फिर बाद में हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस से रिलेटेड कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाती हूँ। साथ ही हिस्ट्री का तो मैं ऑलरेडी पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा ही रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है और अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आप लोग ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी करंट से रिलेटेड टॉपिक और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप लोग जाके मेरे वो वाले सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके की सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोग पहले देखने वाले हैं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में। तो वन्य जीवों का जो संरक्षण है, यानी कि अगर हम लोग बात करें हमारी प्रकृति में जितने भी तरीके के जो जीव पाए जाते हैं, वनों में जिस तरीके के जानवर जीव जो पाए जाते हैं, हम लोग उनके संरक्षण की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई सारे जीव जो हैं वो अब विलुप्त होने लगे हैं। कई सारे जो हैं वो खतरे में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, जिसकी वजह से जो उनकी जो संख्या है वो बनी रह सके और वो प्रकृति में रह सके। तो इसी वजह से हम लोग जो हैं वो उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी वन्य प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ बहुत सारी ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो इसकी भी कई सारी चीज़ें रहती हैं इनकी विलुप्ति को जांचने के लिए, जैसे कई सारे जो इनके हमें तरीके देखने को मिलते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी हमारे देश में देखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सी वन्य प्रजातियाँ वन्य जीव जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो इसकी कई श्रेणियाँ भी बताई जाती हैं कि विलुप्त होने की कगार पे कितने हैं, कितने खतरे में हैं, कितने सुरक्षित हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है मैं आप लोगों को इनके उपाय बता देना चाहती हूँ। तो इनके उपाय जो है वो दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो जिसे हम लोग बोलते हैं इन सिटू और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू। तो इन सिटू का मतलब होता है कि जो भी वन्य प्रजाति है जो जहाँ पे पाई जाती है, यानी कि जो उसका प्राकृतिक आवास है वहीं पे उसको संरक्षित करना, तो वो इन सिटू के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे कोई भी प्रजाति है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, क्योंकि हर जगह हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके की वहाँ जलवायु होती है, जिस तरीके की वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो हर एरिया में हर तरीके की हमें अलग अलग जो हैं वो प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो इन सिटू के अंदर क्या होता है कि जो भी वन्य प्रजाति जिस भी एरिया में पाई जा रही है उसको उसी एरिया में उसका जो प्राकृतिक आवास है वहीं पर संरक्षण प्रदान करना, तो उसे हम लोग इन
सिटू कहते हैं। और एक्स सिटू में क्या होता है, एक्स सिटू में होता है कि उसको वहाँ से यानी कि जो उसका प्राकृतिक आवास है वहाँ से उसको किसी दूसरे एरिया में ले जाना, तो वहाँ उसको संरक्षण प्रदान करना। यानी कि अगर हम लोग बात करें इन सिटू के अंतर्गत, जैसे हमें देखने को मिलता है जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इन सब तरीके से जो प्रजातियां जहां पाई जाती हैं, जहां उनका प्राकृतिक आवास है, वहीं पे उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि एक्स सिटू में हमें देखने को मिलते हैं चिड़ियाघर, जीन बैंक। जैसे आप लोग कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कई तरीके के जो जानवर हैं, कई तरीके की जो जीव प्रजातियाँ हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो एक्स सिटू में यही होता है कि जो जहाँ पर उनका प्राकृतिक आवास होता है उनको वहाँ से किसी ऐसे स्थान पर ले जाना, वहाँ पे जाके उनको संरक्षण प्रदान करना। जैसे चिड़ियाघर में आप लोगों ने देखा होगा कि उनका एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है, तो इस एरिया में जैसे यहाँ पे शेर पाए जाते हैं, यहाँ पे ये बंदर पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे हमें बहुत सारे तरीके के जानवर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो एक्स सिटू में ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अलग अलग एरिया से जो प्रजातियाँ हैं उनको किसी एक स्थान पर लेके आना जो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है। जबकि इन सिटू में हमें देखने को मिलता है कि जो उनका प्राकृतिक आवास होता है उसी को एक तरीके से संरक्षित एरिया में बदल दिया जाता है, जिससे वहाँ पे जो मानव गतिविधियाँ हैं वो ना हो सके और उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। जबकि एक्स सिटू में हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे जितनी भी जो इस तरीके की प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त होने वाली हैं या फिर किसी भी तरीके से खतरे में हैं, तो उनको उनके प्राकृतिक आवास से ला के इस संरक्षित जगह में रख दिया जाता है। वहीं पर उनका जो सब तरीके से वहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। तो एक्स सिटू में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें आते हैं चिड़ियाघर, जीन बैंक, इसी तरीके से और भी कई चीज़ें हैं जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्स सिटू में देखने को मिलती हैं। और इन सिटू में हमें ये तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, उसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आज इनमें हम लोग इन सिटू में देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमें इन सिटू का पार्ट देखने को मिलते हैं। बाकी के फिर आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को वन्य जीव अभ्यारण्य और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इनके बारे में भी कराऊंगी। और फिर और भी चीज़ें हैं जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगी। और जो वन्य जीवों की जो श्रेणियाँ डिसाइड की गई हैं, जो उनकी विलुप्त होने वाली मतलब अलग अलग हैं कि कौन कितने खतरे में है, जैसे सुवेद है और भी कई तरीके की हैं, सुरक्षित है, नियर थ्रेटन, कई तरीके की हमें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग आगे के वीडियोस में फिर उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देख लेते हैं। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन्य जीवों के संरक्षण का एक इन सिटू तरीका हमें देखने को मिलता है। तो आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या होता है। तो यहाँ से आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अब कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है वो किस तरीके का होता है। तो वो इन सिटू के अंतर्गत आता है, यानी कि जो प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ जो उनका प्राकृतिक आवास है वहीं पे उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जहाँ पे वन्य जीवों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए आरक्षित किया जाता है उस एरिया को, और जहाँ पे वानिकी, पशु चराई जैसी गतिविधियाँ जो हैं उनकी अनुमति नहीं दी जाती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पे जो पशुओं को चराने नहीं ले जाया जा सकता है या फिर और भी जिस भी तरीके की जो मानव गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित रहती हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इन उद्यानों में निजी स्वामित्व का भी अधिकार नहीं दिया जाता है, यानी कि वो जो ज़मीन है जिस एरिया पे इन जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं या फिर प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ज़मीन नहीं हो सकती है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना निजी स्वामित्व या फिर अपना घर वहाँ पर नहीं बसा सकता है, सिंपल वे में कहें तो।
वहाँ पे जो मानव गतिविधियाँ बिल्कुल प्रतिबंधित रहती हैं और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना निजी स्वामित्व वहाँ पे नहीं जमा सकता है, उसको भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती हैं। यानी कि बेसिकली सिंपल सा इसका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, उनके रखरखाव के लिए आरक्षित किया जाता है, जहाँ पे किसी भी तरीके की मानव गतिविधियाँ हैं या फिर जो मानव का वहाँ पे अपना स्वामित्व है वहाँ पे, यानी कि मानव की जो गतिविधियां हैं उनकी वहाँ पे बसावट है, अगर कोई भी वहाँ पर रहना चाहता है तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे अनुमति उनको नहीं दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं ये समझ में आ ही गया होगा। तो ये वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने का हमें एक तरीका देखने को मिलता है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी जब मैं आप लोगों को वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कराऊंगी तो इससे आप लोगों को तीनों में फिर मैं डिफरेंस भी बता दूंगी, क्योंकि तीनों ही हमें इन सिटू तरीके ही देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है ये भी मैं आगे की वीडियोस में करा दूंगी, जब मैं वो तीनों चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर दूंगी। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बस मेरे वीडियोस जो हैं उनके साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो जो है वो एक सीरीज़ में कराती हूँ। तो जब भी आप लोग कोई भी टॉपिक देखेंगे तो पूरी सीरीज़ जब देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। तो ये याद रख लीजिएगा। बाकी मैं बता दूं कि हमारे देश में जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या हमें 100 से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। आई थिंक 106 हो गए हैं अब हमारे देश में जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या 106 हो गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी अभी यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो टॉप 10 नेशनल पार्क हैं हमारे देश में वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, जैसे कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में हमें देखने को मिलता है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर डिज़र्ट नेशनल पार्क आता है। इस तरीके से थर्ड पे गंगोत्री है। और इस तरीके से आप लोग जो हैं ये 10 जो है याद रख सकते हैं कि कौन से सबसे बड़े हमें देखने को मिलते हैं। 10 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। फोर्थ पे जैसे नामदफा है, फिफ्थ पे कंचनजंगा है, इसी तरीके से सिक्स्थ पे हमें गुरु घासीदास देखने को मिलता है। तो बाकी यहाँ पे इनकी लोकेशन भी दी रखी है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो है अब जो फर्स्ट वाला मैंने बताया ये अब लद्दाख में पाया जाता है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उनका डिवीज़न किया गया है, उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो अब जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख वाले एरिया में आ गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी और भी जो 10 यहाँ पे दिए रखे हैं इन्हें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और टॉप 10 तो कम से कम आप लोग याद रख ही लीजिएगा। एटलीस्ट टॉप 5 तो आप लोग पक्के से याद कर लीजिएगा कि टॉप 5 जो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन से हमें देखने को मिलते हैं हमारे देश के अंतर्गत। बाकी यहाँ पे मैंने मैप भी डाल दिया है जो पूरे देश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से कितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या 11 है। इसके अलावा और किसी भी एरिया में इतने ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे हमें असम में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें 7 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बाकी पूरे जो जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उनकी मैंने यहाँ पे डाल दी है ये पिक्चर। इसको आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा। ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी राष्ट्रीय उद्यानों की लोकेशन याद रखने के लिए। तो यहाँ से आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से एरिया में कितने पाए जाते हैं। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उनके नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो एक बार इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि सारे राष्ट्रीय उद्यानों की एक लोकेशन आप लोगों को याद रह जाएगी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर असम में है 7। बाकी के सबसे और भी जगह आप लोग देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 6 हैं। इसी तरीके से हमें राजस्थान में भी 5 देखने को मिलते हैं। आई थिंक राजस्थान में अब 6 हो गए हैं। तो अपडेटेड भी आगे मैंने डाल दी है, तो ये आप लोग अपडेटेड वाले भी देख सकते हैं। यानी कि ये 2 पिक्चर मैंने डाल दी हैं जो हमारे देश के सभी राज्यों में किस किस तरीके से और कितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं उनकी आप लोगों को एक ओवरव्यू हो जाएगा। तो इसे आप लोग ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा। तो ये अब हम लोग आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान।
अब यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अगर आप लोगों से कोई पूछे तो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और जो मैंने बताया कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, तो इसे आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। जो मैंने अभी भी आप को पिक्चर दिखाई उसमें भी बताया था कि सबसे बड़ा जो हमें देखने को मिलता है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश का कौन सा है तो वो हमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। अब अगर कोई पूछे आप लोगों से कि हमारे देश का पहला जो मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि अगर हम लोग बात करें जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश का पहला हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो उसे आप लोग याद रख सकते हैं। वो हमें कच्छ के रण में स्थित देखने को मिलता है जो कि गुजरात में है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि हमारे देश का एकमात्र ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क हम लोग किसे कहते हैं। तो फ्लोटिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमें कैवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। ये मणिपुर में जो लोकटक लेक है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये बात भी आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा हमारे देश का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ। अब तैरता हुआ कैसा है, तो इसे हम लोग फुमडी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी आइलैंड जो हमें द्वीप देखने को मिलते हैं वो समुद्र में तैरते हुए से नज़र आते हैं, तो इसे फुमडी भी कहा जाता है। तो ये इसकी विशेषता है जिसकी वजह से ये हमें काफ़ी फेमस देखने को मिलता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हमारे देश का एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जहाँ पे फुमडी पाई जाती हैं, तो उसका नाम कैवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमें लोकटक लेक जो है उस पर देखने को मिलता है। तो ये बात आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। और ये मणिपुर में पाया जाता है। ये असम मैंने गलती से यहाँ पर टाइप कर दिया, तो ये हमें मणिपुर में देखने को मिलता है। ये बात आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कितने हैं, तो यहाँ पर हमें 11 सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारे देश का, तो उसका नाम साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इस तरीके के टॉपिक्स पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं इस तरीके के और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया करूं, क्योंकि जिस तरीके के भी आप लोग टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उन पर वीडियोज़ लेके आऊँगी। क्योंकि ऑलमोस्ट अब मॉडर्न हिस्ट्री भी कम्प्लीट होने वाला है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाद कौन से सब्जेक्ट में आप लोग वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।